नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संस्कृति टॉपिक पर। और चूंकि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा है और इस लेक्चर से 3-4 प्रश्न जरूर आते हैं, इसलिए इस लेक्चर को 2 पार्ट में बनाया जाएगा ताकि आपको समग्रता में एक ही जगह पूरा जो है मैटर मिल जाए। इस लेक्चर में हम लोग ना केवल इसके स्टैटिक पोर्शंस पर बात करेंगे, बुक्स पर, साथ में बुक्स पर भी बात करेंगे, डेफिनेशंस पर ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस को कवर करेंगे, कोड्स को कवर करेंगे, डायमेंशंस को, आयामों को, विशेषताओं को, परिभाषाओं को, है ना, उनके प्रभावों और प्रकारों को भी इसमें कवर किया जाएगा। तो ये लेक्चर इसलिए 2 पार्ट में बनेगा। पहला लेक्चर आप सभी के सामने प्रेजेंट है। इस लेक्चर में हम लोग संस्कृति के विस्तृत अध्ययन को समझने की कोशिश करते हैं और उसके समाजशास्त्री पुट को भी देखेंगे। क्योंकि हम समाजशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं, इसलिए समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत उसकी जो व्याख्याएं हैं उनको ठीक तरीके से समाजशास्त्री लहजे में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि संस्कृति क्या है। संस्कृति मतलब कहा जाता है संस्कृति जीवन जीने का ढंग है। जीवन जीने के ढंग कहने से क्या आशय है, यानी कि जैसे भारत की जो संस्कृति, जाहिर सी बात है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्कृतियां रही हैं उनमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन इत्यादि इत्यादि जो है ये सभ्यताएं रही हैं। अब हम लोग सबसे पहले अंतर कर लें कि सभ्यता और संस्कृति में मूल अंतर क्या है। संस्कृति बेसिकली जो हमारे रीति रिवाज, प्रथाएं, मान्यताएं इत्यादि इत्यादि हैं, ये सब कुछ संस्कृति है। जैसे पिताजी के चरण स्पर्श करना, ठीक है, माँ के चरण स्पर्श करना, गुरु का चरण स्पर्श करना, बड़े का आदर करना, छोटे के साथ प्यार से भाव रखना, जिम्मेदारी का भाव रखना, ये सब कुछ भारतीय परंपरा, सहिष्णुता के साथ रहना, वासुधैव कुटुंबकम की भावना से लोगों को देखना, करुणा, दया, है ना, ये सब जो बातें हैं ये भारतीय संस्कृति के अहम तत्व हैं जो दुनिया में अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता है। जबकि सभ्यता क्या है, सभ्यता व्यवस्था का भौतिक पक्ष होता है। भौतिक पक्ष कहने से क्या आशय है कि जाहिर सी बात है कि जैसे हम कितनी भौतिकताओं से घिरे हुए हैं, यानी कि हमारे पास मोबाइल फोन, फ्रिज, टीवी, कूलर, घर, भवन, कार, बंगला, ये सब कुछ जो है ये सब कुछ सभ्यता के नज़रिए से आता है। लेकिन अब सभ्यता को आम दैनिक जीवन की भाषा में कैसे बोलते हैं, कहते हैं बड़ा सिविलाइज्ड हैं, बड़े सभ्य हैं। तो वहाँ जो वो नॉबेलिटी है वो यहाँ पर सभ्यता के रूप में प्रयोग की जाती है, जबकि समाजशास्त्री संदर्भ हैं उनके बड़े जो है अलग मायने होते हैं। तो हमें ठीक तरीके से इसको समझना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी समझाया कि अच्छा घर डेकोरेट करना, वो उसको लोग आम बोलचाल की भाषा में कह देंगे बड़े सभ्य हैं, जबकि वो सही मायने में सभ्य उसे कहा जाए जो किसी व्यक्ति से बड़े आदर भाव से पेश आए, उसे कहा जाए बहुत ही संस्कृताइज्ड है, बहुत ही जो है उन्होंने बहुत संस्कृतियों को आत्मसात किया है, बहुत अच्छे उनको संस्कार मिले हैं, उस वजह से वो अच्छे जो है संस्कृतिवान व्यक्ति हैं, ये कहना चाहिए। तो पहले लेक्चर में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले परिभाषा के स्तर पर। परिभाषा में ब्रूम एंड सेल्जेनिक की सबसे पहली परिभाषा है, वो क्या कहते हैं कि संस्कृति, इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इसे आप याद कर लेंगे। इसमें कहते हैं संस्कृति को सामाजिक विरासत कहा है, सामाजिक विरासत, सोशल हेरिटेज कहा है। यानी कि जैसे अब संस्कृति कैसे हमें मिलती है, संस्कृति दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जैसे माना जाता है कि जो संस्कृति का जो हस्तांतरण है उसकी मुख्य वाहक है भाषा, और माना जाता है जब सबसे पहले जनश्रुतियों के माध्यम से भाषा का हस्तांतरण होता था, क्योंकि इसके जो है लेखन शैली के तरीके विकसित नहीं हुए थे। तो एक पीढ़ी के द्वारा जो मैंने अपनी पीढ़ी से सुना, मैं अगली पीढ़ी को आगे कन्वे करूंगा, हमारी बच्चे अपनी पीढ़ियों को आगे कन्वे करेंगे। इस तरह से संस्कृति भाषा के द्वारा जो है हस्तांतरित की जाती थी सब प्राचीन काल में। लेकिन अब उसके तमाम माध्यम हैं, लिखित माध्यम है, डिजिटल माध्यम है ना, सोशल मीडिया के तमाम डायमेंशंस वो जो है व्यवस्थाएं हैं। आगे हर्शकोविट्स के बारे में बात करते हैं। हर्शकोविट्स क्या कहते हैं? हर्शकोविट्स की पुस्तक का नाम है मैन एंड हिज वर्क्स।
इसमें वो कहते हैं संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग। ये बड़ी फेवरेट कोटेशन है और बहुत पूछी जाती है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी जिसको मनुष्य ने बनाया है। यानी कि अब जैसे मेरी जो कल्चर है, हिंदुस्तान की जो कल्चर है, वो जाहिर सी बात है मध्य ईस्ट की कल्चर नहीं हो सकती। वो जाहिर सी बात है यूरोप की कल्चर या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की कल्चर, ऑस्ट्रेलिया की कल्चर नहीं हो सकती, एकदम डिफरेंट है। और उनकी जो कल्चर है वो मेरी कल्चर नहीं। ये बात अलग है कि अब आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक दूसरे की संस्कृतियों से लोग मिल रहे हैं, तो उनमें एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, उनका एक दूसरे पर प्रभावित कर भी रहे हैं। अब हार्बल के शब्दों समझते हैं। E.A. हार्बल की क्या राय है? इनकी पुस्तक है मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड। उसमें क्या कहते हैं? संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, हार्बल कहते हैं। इनकी पुस्तक है मैन इन द जो है प्रिमिटिव वर्ल्ड, उसमें कहते हैं। अब प्रतिमान क्या होते हैं? ये पैरामीटर्स आप इन्हें कह सकते हैं बाय एट लार्ज, लेकिन ऐसे सच होते नहीं है। पैरामीटर्स का कुल योग है, यानी कि अब जैसे भारतीय संस्कृति का पैरामीटर क्या है कि लोग अपने से बड़े का आदर करेंगे, गुरु का सम्मान करेंगे, माँ बाप का सम्मान करेंगे, छोटे के साथ प्यार दिखाएंगे, सबके साथ समग्रता में रहने की बात, अनौपचारिक व्यवहार करने का तौर तरीका हमारी संस्कृति की खास बात है। और हमारे भारत में तमाम उप संस्कृतियाँ भी हैं। भारत एक व्यापक, जो एक तरीके का उप महाद्वीप है। यहाँ 1500 से ज़्यादा भाषाएं हैं, बहुत से धर्म हैं, बल्कि दुनिया के सभी धर्म भारत में ही हैं। ये खास किस्म की जो विविधता है वो हमारे यहाँ देखने को मिलती है, गंगा जमुनी तहजीब इत्यादि इत्यादि। मेलिनोवस्की की क्या राय है? मेलिनोवस्की कहते हैं कि जो संस्कृति है वो जीवन व्यतीत करने की विधि है। जीवन व्यतीत करने की विधि को संस्कृति कहते हैं। ये कोड वर्ड पकड़िएगा, जीवन व्यतीत करने की विधि। मेलिनोवस्की इसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, जीवन व्यतीत करने की विधि को संस्कृति कहते हैं। रॉल्फ लिंटन क्या कहते हैं? रॉल्फ लिंटन कहते हैं संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन विधि है। अब दो कोटेशन साथ साथ मिल रही हैं। समाज के सदस्यों की जीवन विधि है संस्कृति। और कुलुखॉन के शब्दों में देखते हैं, कुलुखॉन भी एक समाजशास्त्री हैं। इनकी पुस्तक है मिरर ऑफ मैन, मिरर ऑफ मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें कहते हैं संस्कृति समाज के सदस्यों का जीवन प्रतिमान है, यानी जो समाज के सदस्य हैं उनका जो जीवन लाइफ पैटर्न है, कल्चर, कि किस तरीके से वो जीवन जिएंगे, तो वो जो है हमें संस्कृति प्रदान करती है, हमें संस्कृति बताती है, हमें एहसास कराती है। रॉबर्ट रेडफील्ड के शब्दों में समझते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड इस तरह से बताते हैं, कहते हैं संस्कृति किसी भी समाज के सदस्यों की जीवन विधि है, यानी कोई भी समाज बिना संस्कृति के संभव नहीं है। प्रत्येक समाज में संस्कृति अवश्य पाई जाती है। वो जाहिर सी बात है को हमसे मेल न खाती हो, लेकिन चाहे वो जनजातियाँ हों, चाहे वो जो भी वर्ग हों, श्वेत हों, ऑस्ट्रेलाइड हों, मंगोलाइड हों, निग्रोज हों, कोई भी हों, उन सभी में संस्कृति है। और वो प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के माध्यम से ही अपने जीवन को जीता है और हस्तांतरित करता रहता है संस्कृति को आगे अगली पीढ़ी में। मजूमदार के शब्दों में देखते हैं मजूमदार कहते हैं कि संस्कृति लोगों के जीवन जीने के ढंग को, या लोगों के जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कहते हैं। कि किसी समाज के लोग किस प्रकार से जीवन जीते हैं, इसको संस्कृति कहा जाता है। अब जैसे मान लो कि नॉर्थ ईस्ट में जाएं और वहाँ के लोगों से मिले, यानी उत्तर पूर्व के राज्यों में जाएं, तो उत्तर पूर्व के राज्यों के लोगों की खान पान की संस्कृति, रहने की संस्कृति, बातचीत करने की संस्कृति, भाषा, बोली, जाहिर सी बात है कि मिडिल इंडिया के लोगों से भिन्न है। अब जैसे कोस्टल एरिया पर जो बसे सारे राज्य हैं, 9 राज्य बसे हैं, ये 9 राज्य क्या करते हैं, इनमें किसी भी जाति समूह से आप बिलोंग करते हो, चाहे आप ब्राह्मण हो और चाहे शूद्र हो, मतलब चारों वर्णों में किसी भी वर्ग से आते हो, सभी लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, उनकी संस्कृति में है। बंगाली में तो मछली को पूजा के रूप में चढ़ाया भी जाता है। और एक जो है ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट्स हैं
नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने किताब लिखी भगवान के पकवान, और उन्होंने बताया कि भारत में बहुत से मंदिर हैं जिनमें जो है मतलब मांस वहाँ का पूजा में अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो भारतीय संस्कृति बहुत ही बहुल है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, और संस्कृति बनती है किसी क्षेत्र की व उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्मित होती है। टायलर के शब्दों में देखते हैं। टायलर बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। टायलर, मैक्स मूलर, इमाइल दरखाइम, मेलिनोवस्की, एसएफ नडेल, ये लोग संस्कृति के बारे में खास राय रखते हैं। ये लोग स्पेशलाइजेशन हैं लोग इन थिंकर्स का। टायलर की पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, एक पुस्तक है, और दूसरी है एंथ्रोपोलॉजी। उसमें ये अपनी कुछ अवधारणाएं देते हैं, जैसे कुवेद की अवधारणा। दूसरा माध्यमिक संबोधन। माध्यमिक संबोधन क्या होता है बता देता हूं। जैसे पत्नी अपने पति को बुलाना चाहती है और इनका बेटे का नाम है रमेश, तो पत्नी कहे ए रमेश के पापा, ए टिंकू के पापा, ए रानी के पापा, है ना, बेटा या बेटी कोई हो, बेटे के माध्यम से अपने पति को जो है संबोधित करना, या बेटे के माध्यम से अपने पति को संबोधित करना, तो उसको कहा जाता है माध्यमिक संबोधन। फिर परिहार है, अगला है परिहार। परिहार ये सारे कंसेप्ट पूछ लेगा कि दिए किसने। परिहार जैसे उत्तर भारत में नातेदारी में जेठ या ज्येष्ठ की प्रथा है, यानी कि जो छोटा भाई होगा वो अपनी पत्नी, वो जो छोटा भाई, जो बड़ा भाई है, वो छोटे भाई की पत्नी के साथ जो है थोड़ा सा दूरी बना के रखता है, उस दूरी को ही परिहार कहा जाता है। जैसे छोटे भाई की पत्नी घूंघट लेगी, है ना, डायरेक्ट उनसे वार्तालाप नहीं करेगी, ऐसा हमारी परंपराओं में, हमारी संस्कृति में रहा है। अब आधुनिक समय में तो ऐसा उतना नहीं है, आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये परिहार कहा जाता है इसको। फिर आत्मवाद और मानववादी सब जो कंसेप्ट हैं ये भी जो है टायलर ने दिए हैं। फिर मातृवंशीय और पितृवंशी परिवार, तो मातृवंशी पितृवंशी परिवार हो, ये जो है परिवार। मातृवंशी परिवार मतलब माता के वंश से, पितृवंशी परिवार मतलब पिता के वंश से नाम वगैरह रखे जाते हैं। फिर हरण विवाह, विवाह के 8 प्रकार होते हैं, 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। तो हरण विवाह अमान्य विवाह है जिसमें जो है बेटी को या मतलब किसी के पुत्र मतलब पुत्री को उठा ले जाना, चोरी कर ले जाना, हर ले जाना, हरण विवाह कहा जाता है। देवर विवाह क्या है भाई? देवर विवाह जैसे पति पत्नी हैं ऐसे समझिए आप लोग, और पति की मृत्यु हो जाए और पति का कोई छोटा भाई हो, तो पत्नी की शादी मतलब जो पति मर गया है उसके छोटे भाई से शादी कर दिया है तो उसे कह दिया जाता है देवर विवाह। आगे अगला शब्द आता है सांस्कृतिक अवशेष। सांस्कृतिक अवशेष का मतलब है जब संस्कृतियां बड़े स्वरूप में गायब हो जाती हैं, बड़ी मात्रा में, मतलब ये विलुप्त होने लगे, लेकिन इनके फिर भी तत्व बने रह जाएं, तत्व बचे रह जाएं, तो उसे सांस्कृतिक अवशेष कहेंगे। और विलिंग सहोदरज क्या कहते हैं? विलिंग सहोदरज, ये नाम बड़े टिपिकल हैं, इनको समझ लीजिए ठीक से। विलिंग सहोदर, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा चला चला के। विलिंग सहोदर, इसको क्रॉस कजिन मैरिज कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? जैसे ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में जो विवाह है उसे विलिंग सहोदर विवाह कहते हैं। विलिंग सहोदर विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के बीच में विवाह करना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मैकाइवर के शब्दों में। मैकाइवर कहते हैं संस्कृति जो है हमारी आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आंतरिक आवश्यकताएं क्या है? आंतरिक आवश्यकताएं बेसिकली जैसे समाज की हैं, परिवार की हैं। कैसे कोई बच्चा कैसे मैनर्ड होगा, कैसे मैनर्ड होगा,
ये संस्कृति हमें सिखाती है। अब आजकल जैसे चलता ना पैरीपौना टाइप का, वो हमारी संस्कृति तो थी नहीं। संस्कृति हमारी मूल रूप से थी कि पिता, माँ, गुरुजी और जो बड़े ताऊ दादा जो भी कहे जाते हैं, बड़ी माँ या जो भी, उनके ठीक तरीके से उनका सम्मान करना, चरण स्पर्श करना, ये सब हाय पाय डैडी वाली जो कल्चर है, ये सब तो पश्चिमी कल्चर है। तो ये कुल मिला के अब ग्लोबलाइजेशन के बाद हमारी संस्कृति में मिक्सअप हुई है, लेकिन हमारी जो मूल संस्कृति है वो आपको पता है। हर्बर्ट स्पेंसर की क्या राय है? हर्बर्ट स्पेंसर संस्कृति को संस्कृति कहते हैं ये पराजैविक पर्यावरण है। पराजैविक पर्यावरण का क्या मतलब? ये एक तरीके की ऑर्गेनिक सिस्टम से जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो कल्चर है वो एक तरीके का ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट है जो सोसाइटी को देता है। ये जो ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट कौन देता है? ये समाज देता है। और समाज को वो क्या कहते हैं? सावयव की तरह है, अति सावयवी। बेसिकली पराजैविक का मतलब है अति सावयवी कहते हैं। अब विशेषताओं पर आते हैं भाई। विशेषताओं पर पहली विशेषता है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। यानी कि हम अपने माँ बाप से, परिवार से सीख कर आए हैं। आप अपने माँ बाप परिवार से सीख रहे हैं, सीख कर आए हैं, आगे सीखते रहेंगे, क्योंकि समाजीकरण तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संस्कृति भी उसमें शामिल है। तो ये सीखा हुआ व्यवहार है। फिर संस्कृति प्रत्येक समाज की सामाजिक विरासत होती है। बिल्कुल, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारे बातचीत करने के ढंग हैं, जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो सब हमारी संस्कृतियां हैं। ये हमारी सामाजिक विरासत हैं, इन्हें हमें सजोना जरूरी है। फिर अगला, ये मानव निर्मित है। ये कोई दैवीय नहीं है, मानव निर्मित है। समाज को सही रूप से संचालित करने के लिए, एक प्रतिमानित व्यक्ति को जीवन देने के लिए संस्कृतियों को बनाया गया, उनका जन्म हुआ। संस्कृति आदर्शात्मक है, जाहिर सी बात है। संस्कृति आदर्शात्मक, जैसे चाहे भाषा हो, चाहे व्यवहार हो, कुछ भी हो, ये सब हमारी संस्कृति के अंग हैं। तो ये हमारे लिए आदर्श हैं। हम अपनी वासुधैव कुटुंबकम, गंगा जमुना तहजीब, हिंदुइज्म इज वे ऑफ लाइफ जैसे कहा जाता है, जीवन जीने का ढंग है, ये हमारी संस्कृति है। इसको हम आदर्श के नज़र से देखते हैं। अगला, संस्कृति सामाजिक होती है। बिल्कुल, संस्कृति में सामाजिकता का तत्व पाया जाता है। समाज के बिना संस्कृति का संभव नहीं है। अगला, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे व्यक्ति के समाजीकरण में सहायक है, व्यक्ति के बहुआयामी विकास में सहायक है, व्यक्ति को अपनी पर्सनैलिटी को अभिव्यक्त करने में सहायक है, अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में सहायक है, इत्यादि इत्यादि। अगला पॉइंट, संस्कृति हस्तांतरणीय है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरणीय है। जैसे मैंने बताया कि आर्यों के आगमन से लेकर अभी तक के समाज में लगातार संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है। आगे, इसमें अनुकूलन का तत्व पाया जाता है। अनुकूलन कैसे? जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स आए, हमारे देश में इस्लामिक रूलर आए, इस्लामिक, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति बनी रही है। हमारी संस्कृति विलुप्त नहीं हुई है। हमारी संस्कृति प्रभावित अवश्य हुई है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। मैलिनोवस्की के बारे में देखते हैं। मैलिनोवस्की कहते हैं संस्कृति व्यक्तित्व का प्रतीक पक्ष है, यानी कि पर्सनैलिटी का अंग है। सॉरी, रेडक्लिफ ब्राउन है, मैंने गलती से मैलिनोवस्की कह दिया है, रेडक्लिफ ब्राउन है, रेडक्लिफ ब्राउन। वो कहते हैं पर्सनैलिटी का प्रतीक पक्ष है, सिंबॉलिक पक्ष। अब प्रतीक पक्ष कैसे? जैसे मान लो कोई व्यक्ति यूएस जाकर रहता है, थोड़ा इधर उधर ध्यान हो जाता है, वो ब्राउन लिखा हुआ है संस्कृति का। जैसे मान लो कोई इंडियन यूएस में रहने जाता है, तो पता लगा वहाँ अपने आंगन में
तुलसी का पौधा लगा रहा है, वो दीपावली मना रहा है, होली मना रहा है, रक्षाबंधन मना रहा है। तो ये सब क्या है? अपनी संस्कृति को एक्सरसाइज कर रहा है, अपने हिंदू कल्चर के हिसाब से खा पी रहा है। तो अगले जो लोग देखेंगे अगली संस्कृति को, क्या कहेंगे? वो तुरंत पहचान जाएंगे, ही इज इंडियन। और अगली परिभाषा, अगली विशेषता है भाषा। भाषा को संस्कृति का वाहक कहा जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसके माध्यम से। अब बात करते हैं मित्रों फ्रेंच बुआस। ये काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंच बुआस के बारे में। वो एक कंसेप्ट देते हैं सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद, कल्चरल रिलेटिविटिज्म, इनकी पुस्तक है, इनका अध्ययन है कनाडा का, और कनाडा के एस्किमो की स्टडी करते हैं, एस्किमोस की। सांस्कृतिक सापेक्षवाद यानी कि एक संस्कृति दूसरी संस्कृति से किस रूप में भिन्न है, इसको जानने की कोशिश इसमें की जाती है, या उसकी तुलना में कितनी कोई दूसरी ये जैसे मान लो दो संस्कृतियां ले लेते हैं, संस्कृति एक, संस्कृति एक, इसमें से कौन बेहतर संस्कृति है, कौन बेहतर है, यानी किसमें उच्च गुण पाए जाते हैं, यही है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जैसे मान लो कि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा भारत में आकर कि ये लोग हैं जो शाम सपेरों का देश है भारत, भारत में कोई ऐसी खास बात नहीं है, है ना, हम लोग यहाँ व्हाइट मैन बर्डन की हैसियत से हैं और हम लोग इनको सिविलाइज्ड बना रहे हैं, सुसंस्कृत बना रहे हैं, सभ्य बनाने आए हैं। ठीक है, तो वो अपने आप को ये जस्टिफाई कर रहे थे कि हम इनसे उच्च हैं, हमारी संस्कृति इनसे उच्च है, अपने आप को रिलेटिवली बेहतर बताने की कोशिश कर रहे थे। यही है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। जैसे वो कहते थे कि यूरोप की लाइब्रेरी की एक रैक भारत के संपूर्ण ग्रंथों से ज़्यादा जो है प्रभावी है। तो ये क्या कहना है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद है कि हम तुमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड रहे हैं। फ्रेंच बुआस को याद रखना है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद का कंसेप्ट दिया है। कमेंट करके कोई बताए एथनोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट किसने दिया है? एथनोसेंट्रिज्म सेंट्रिज्म और एक कंसेप्ट और है जेनोसेंट्रिज्म। जेनोसेंट्रिज्म ये होते क्या है और इनका ये कंसेप्ट दिया किसने है? जिसको भी पता है कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, लियोनार्ड एडम की राय जानते हैं। इनकी पुस्तक है प्रिमिटिव आर्ट। लियोनार्ड एडम, पुस्तक का नाम है प्रिमिटिव आर्ट। उसमें दो प्रकार की संस्कृतियों की बात करते हैं, पितृस्थानी संस्कृति, पति स्थानीय संस्कृति और पत्नी स्थानीय संस्कृति। यानी कि जो पति है उसके जो है परिवार में या उसके समाज में किस प्रकार की जीवन शैली है, या पत्नी के यहाँ की किस प्रकार की जीवन शैली है। जैसे भारतीय समाज में जो विवाह होते हैं तो अधिकतर उत्तर भारत में जो विवाह की पद्धति है उसमें जो लड़की है, पत्नी है, वो पति के साथ रहने जाती है, पति के घर में रहती है। जबकि कई ऐसे परिवार हैं जो मात्र स्थानीय परिवार हैं, उनमें जो लड़का है यानी जो पति है वो माँ के यहाँ रहने जाएगा। तो जाहिर सी बात है जिस आदमी ने अपने यहाँ 20, 22, 25 साल रहे हैं वो अपनी संस्कृति से सराबोर है, लबरेज है, और दूसरी संस्कृति में जाएगा तो वो सीखेगा, अपनी पत्नी के यहाँ रहेगा या पत्नी आपके यहाँ रहेगी तो सीखेगी। तो इसी को आप उसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि पति स्थानीय और पत्नी स्थानीय संस्कृति। फिर संस्कृति के प्रकार की बात करते हैं मित्रों। संस्कृति के प्रकार बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है। ऑगबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। उसमें दो प्रकार की संस्कृतियां बताते हैं, एक है भौतिक संस्कृति, दूसरी है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति क्या है? जैसे अभौतिक संस्कृति पहले बताते हैं, जैसे प्रथाएं, परंपराएं, भाषा,
मतलब जो दिखाई न दे, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ प्रैक्टिस में लाई जाएं। और भौतिक संस्कृति में कौन चीज़ें आती हैं, जैसे जीवन शैली इत्यादि, ये सब चीज़ें भौतिक संस्कृति का अंग हैं, ठीक है, जिन्हें हम एक्सरसाइज करते हैं, जिन्हें दूसरे देखते हैं। पहनावा, ये सब चीज़ें। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक विलंबना। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही फेवरेट टर्मिनोलॉजी है और ये खूब पूछी जाती है। सांस्कृतिक विलंबना, इंग्लिश में कल्चरल लैग, ये कंसेप्ट दिया है ऑगबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में। कल्चरल लैग, ये होता क्या है, जब अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाने का आशय क्या है कि जैसे आजकल लोग एप्पल फ़ोन, ऑडी कार, है ना, बड़ी मुफ्ती जीन्स, तमाम ऐसे लेवाइस के कपड़े, रेबॉक के शूज़, ये सब मान लो कुछ पहन रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। अब ऐसे में अपनी जो प्राचीनता है, अपनी जो एक तरीके से ओरिजिनलिटी है, उसको खो रहे हैं। जब वो पीछे हो जाए, यानी लोग अब क्या करते हैं, पैरी पन्ना, जैसे मैंने बताया, ऐसे स्टाइल में फिल्मों में आपको देखने को मिल जाएगा, डैड बोलेंगे, ये वो सब। हमारे यहाँ ये कल्चर तो नहीं थी, हमारे यहाँ संस्कृति को एक्सरसाइज किया जाता था, ठीक है। हालांकि ये बात अलग है कि हर संस्कृति अपने आप को अपडेट करती है, ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी जो अभौतिक संस्कृति है, प्रथाएं, परंपराएं, मान्यताएं, ये सब चीज़ें जब गायब हो जाएं या पीछे होने लग जाएं भौतिक संस्कृति से, तो उसे कहा जाता है कल्चरल लैग या सांस्कृतिक विलंबना। और अगला कंसेप्ट है अनुकूलनात्मक संस्कृति, यानी कि भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति दोनों संस्कृतियां आपस में तादाद में स्थापित कर लें, अनुकूलन कर लें, एडजस्ट कर लें, डेट इज कॉल्ड अनुकूलनात्मक संस्कृति। ऑगबर्न ने ये कंसेप्ट दिया है, ऑगबर्न ने ये कंसेप्ट दिया है। अगले कंसेप्ट पर आते हैं। हाँ, अब एक पुस्तक है ऑगबर्न की, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी, ये भी ऑगबर्न की किताब है और ये काफ़ी पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रहे। कभी कभी ऑगबर्न निमकाफ भी लिखा होगा, एक ही बात है। ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी बहुत ही फेवरेट बुक है। अब हम लोग सांस्कृतिक विलंबना के कारण जानते हैं। सांस्कृतिक विलंबना के क्या क्या कारण है? रूढ़िवादिता, अतीत के प्रति निष्ठा, इसमें नवीन विचार नहीं होते हैं, ये सब जो कारण हैं सांस्कृतिक विलंबना के। अब दो कंसेप्ट छोटे छोटे और हैं, इनको डायरेक्ट एज ए फैक्चुअली आप लोगों को पता होना चाहिए। एक है तकनीकी विलंबना। तकनीकी विलंबना जैसे सांस्कृतिक विलंबना है, वैसे तकनीकी विलंबना भी है। ये कंसेप्ट दिया है मैकाइवर एंड पेज ने, ये आपको बस डायरेक्ट याद रहे। और एक कंसेप्ट है टैंडम विलंबना। इसको एस्चेज ने दिया है। आगे बात करते हैं जिन्सबर्ग के शब्दों में। जिन्सबर्ग क्या कहते हैं? कहते हैं सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति क्या बताती है हम क्या हैं। जैसे किसी के पास कार है, मोबाइल है, बिल्डिंग है, तो यह है सभ्यता। सभ्यता बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति बताती है हम क्या हैं। यानी कि आपने मान लो रोलेक्स घड़ी बांध भी रखी है और बाप को, माँ को गाली दे रहे हैं, तो फिर वो आपको वहाँ कोई मायने नहीं रह जाता। या ठीक से सभ्यता से पेश आते हैं तो हम क्या हैं, अपनी कल्चर को ठीक तरीके से एक्सप्रेस करना थोड़ा सा बेहतर होता है। आगे कुछ आप तत्वों की बात करते हैं, संस्कृति के तत्वों के, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं और काफ़ी जटिल हैं, आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। सरलता से बताया जा रहा है, आप लोग आराम से आत्मसात हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना सिंपल शब्दों में बताऊंगा। लेक्चर में बने रहिए, ध्यान से सुनते रहिए। पहला कंसेप्ट है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व यानी कि जैसे भारत की संस्कृति है,
भारत में संस्कृति क्या बल्कि संस्कृतियां हैं, विभिन्न संस्कृतियां हैं। लेकिन एक उसका तत्व क्या है, कोशिका। जैसे कहा यहाँ दो कंसेप्ट हैं, कोशिका यानी कि विविधता में एकता, ये मान लो संस्कृति की कोशिका है, तत्व है, मेन वो है। जैसे हमारे शरीर में ना, हमारा शरीर ऑर्गन से बना हुआ है विभिन्न, और उसकी सबसे छोटी इकाई है सेल, कोशिका। कई कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनती हैं और ऊतकों से शरीर के अंग बने हुए हैं। तो उसी तरीके से उसका जो है अंग क्या है, तत्व क्या है, मान लो कि वासुधैव कुटुंबकम या सर्वधर्म संभाव, ये सब चीज़ें। अब यहाँ पर मेन कंसर्न है तो इसको ऐसे समझेंगे। फिर क्रोबर क्या बताते हैं, क्रोबर के कंसेप्ट देते हैं। वो संस्कृति को कहते हैं कि ये सांस्कृतिक तत्व को कहते हैं, यह न्यूनतम परिभाषिक तत्व है। यानी कि समझ लो कि सांस्कृतिक तत्व एक तरीके से संस्कृति की आत्मा है, और ये इसको हम जरा से थोड़े से शब्दों में बता दें तो बात बन जाएगी, आप समझ में आ जाएगा। ऐसी चीज कही जा रही, न्यूनतम परिभाषिक तत्व है, यानी कि बहुल संस्कृति का राष्ट्र है भारत। भारत में वासुधैव कुटुंबकम है, गंगा जमुनी तहजीब है, ये हमारी संस्कृति की तत्व हैं, आत्माएं हैं, भाषा इत्यादि इत्यादि। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक वस्तु। यह कंसेप्ट दिया है टॉलकॉट पार्सन्स ने, सांस्कृतिक वस्तु। इसमें क्या कहा जा रहा है, संस्कृति ये जो है ये संस्कृति की छोटी इकाई है। सांस्कृतिक जो तत्व है ये संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक संकुल। सांस्कृतिक संकुल, संकुल का मतलब क्या है, एक तरीके का बंच, विभिन्न संस्कृतियों का बंच, सांस्कृतिक संकुल। तो ये इसमें कहा जा रहा है कि ये विभिन्न संस्कृतियों का एक तरीके से योग है, ये विभिन्न संस्कृतियों का जोड़ है, विभिन्न संस्कृतियों का गुच्छा है। अगला कंसेप्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चरल पैटर्न। बहुत पूछा जाता है, ये कंसेप्ट दिया है रूथ बेनेडिक्ट ने। रूथ बेनेडिक्ट ने कंसेप्ट दिया है सांस्कृतिक प्रतिमान का। इनकी पुस्तक है पैटर्न ऑफ कल्चर या कल्चरल पैटर्न, पैटर्न ऑफ कल्चर इनकी बुक है। उसमें वो कहते हैं कि सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, वो कहते हैं कि विभिन्न सांस्कृतिक तत्वों से निर्मित संकुल जिस प्रतिमान का निर्माण करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा कठिन टर्मिनोलॉजी है, आसानी के साथ समझा देते हैं। आप सभी ने पढ़ा या ऐसे समझते हैं प्रतिमान, जैसे पैटर्न कहा जा रहा है। अब जैसे आप लोग देखते हैं जीवन प्रत्येक दिन जीने में या जीवन में कि आप अपने समाज से जो सीखते हैं वो उसका एक पैरामीटर बनाया गया है कि जैसे मान लो बड़े भाई से छोटा भाई किस तरह से पेश आएगा, ठीक है, वो उसको भैया बोलेगा, उसके साथ सम्मान के साथ पेश आएगा, ऐसी कोई बदतमीजी नहीं करेगा जिससे एक रिलेशन ब्रेक हो, है ना। बड़े छोटे के बीच में सम्मान है, जो गैप है, वैचारिक गैप है, जो है संबंधों का जो गैप है वो मेंटेन रहना चाहिए। यही पैटर्न है और इसी पैटर्न को लगातार 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 फॉलो किया जाता रहा है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में। क्लार्क विजलर ने परिभाषा ये दी है, क्लार्क विजलर ने, रट लीजिए बहुत जरूरी है। क्लार्क विजलर ने, वो क्या कहते हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में एक से संस्कृति वाली विशेषताएं पाई जाती हैं। बड़ी मात्रा में एक से संस्कृति वाली विशेषताएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप यूएसए में हैं, जर्मनी में हैं, कनाडा में हैं, कहीं भी मान लो दुनिया में आप हैं, तो आप एक सांस्कृतिक क्षेत्र, एक सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र है, जैसे मान लो यूएस का इंडियाना, ये चीज़ें एग्जाम्पल से ही पकड़ में आती हैं। इंडियाना में आप रह रहे हैं, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, सांस्कृतिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें बड़ी मात्रा में एक सी संस्कृति वाली विशेषताएं पाई जाती हैं, एक सी संस्कृति वाली विशेषताएं। अब वहाँ इंडियाना में लोग रह रहे हैं जो ज़्यादातर इंडियंस हैं, तो ये एक प्रकार से इनकी खान पान की संस्कृति,
लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की संस्कृति, पहनावा ओढ़ावा, भाषा बोली, लगभग भारत के अलग क्षेत्रों से हो सकते हैं, लेकिन वो कॉमन कल्चर धीरे धीरे उनमें डेवलप हो जाती है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप कोई व्यक्ति जो दूर से देखेगा कहेगा एक प्रकार का एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें एक खास किस्म के लोग रह रहे हैं, या जैसे आप जनजातियों के समाज को कह सकते हैं, या मान लो आप उत्तर भारत में मान लो आप आए हैं तो कह सकते हैं कि यहाँ एक खास किस्म का हिंदी भाषी बेल्ट है, जिसे एक शब्द प्रयोग किया जाता है ना कि हिंदी हार्टलैंड। तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की जाती है कि जो है ये 6-7 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं। अब कुछ उस पर आते हैं, तथ्यों पर आते हैं। ये तथ्य बहुत पूछे जाते हैं इसलिए इनको अब लोग नोट करेंगे बस। जैसे क्लार्क विजलर 9 प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं, 9 प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं। क्रोबर 6 सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं। किम्बाल यंग 13 प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं। और हर्शकोविट्ज 15 प्रकार के सांस्कृतिक क्षेत्रों की बात करते हैं। तो इस तरह से ये लेक्चर समाप्त होता है। मित्रों, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि हमारे पीजीटी, टीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए लेक्चर जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये सारे लेक्चर आपको 7054161270 पर कॉल करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी फीस, क्लास का टाइम, रिकॉर्डेड लेक्चर कितने प्रोवाइड किए जाएंगे, कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, उनकी उपयोगिता कैसे है, उन्हें कैसे पढ़ना है, ये सारा कुछ। और आप यकीन मानिए अगर आप पुराने सालों के पेपर हमारे लेक्चर देखने के बाद आप मिला रहे होंगे तो आपको अधिकतम प्रश्न हमारे लेक्चर से मिलेंगे। ये हमारी तरफ से हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप लोग एक बार हमारे लेक्चर पर विश्वास करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। ये मेरा आप लोगों से एक तरीके से वादा है। थैंक यू वेरी मच।